जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जिसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इन काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि प्रधानमंत्री कैसे कार्य करते हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं, क्या इनका कार्य रहता है, मंत्री परिषद क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, स्टेट मिनिस्टर क्या होते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात मैं करता हूँ प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि प्रधानमंत्री क्या सर खुद ही सब कार्य करता है? क्या प्रधानमंत्री जब भी कोई कार्य करेगा क्या राष्ट्रपति से नहीं पूछेगा? अगर राष्ट्रपति से पूछेगा तो क्या राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है? अगर राष्ट्रपति के पास पावर है तो फिर पावर का पूरा यूटिलाइज प्रधानमंत्री क्यों करता है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें समझने की है कि सबसे पहले हम राष्ट्रपति की थोड़ी सी पावर को देखें और ऑटोमेटिक हम प्रधानमंत्री की पावर को समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड दिया गया है, ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो नॉमिनल हेड होगा। नॉमिनल हेड का अर्थ होता है कि सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख। मतलब फिर वास्तविक हेड कौन होगा? तो नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट होगा, मगर जो वास्तविक जो आपका कार्यकारी प्रमुख होगा, जो सरकार का हेड होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बताया गया है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, इसको बोला गया है कि ये सिर्फ आपका नॉमिनल हेड होगा, जिसे डी जुरे एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। और प्राइम मिनिस्टर जो कि सरकार का प्रमुख होगा, उसे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का या राज्य का प्रमुख है, और जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख है। अब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या कार्य करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 5 है या भाग 5 है, इसमें यूनियन के बारे में बताया गया है। यूनियन मतलब संघ। संघ में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन है, और इसमें एक लाइन कही गई है। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 75 के तहत भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। अब इसका अर्थ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दे। इसके लिए सबसे बड़ी एक चीज होती है, वो होती है लोकसभा में मेजॉरिटी। ध्यान से समझिएगा, लोकसभा में मेजॉरिटी का अर्थ होता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को ही भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट करेगा। अब बहुमत प्राप्त नेता का अर्थ क्या होता है? तो लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, 543 सीट में से 273 सीट जिसके पास आएगी वही भारत का प्रधानमंत्री कहलाएगा। मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं कर सकता, मगर एक कंडीशन आती है जिसमें राष्ट्रपति अपनी मर्जी का भी उपयोग कर सकता है। मगर वो कंडीशन क्या होगी? तो वो कंडीशन ये होगी कि जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, और इसका उपयोग भी राष्ट्रपति ने किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, 1979 में, क्योंकि 1977 में पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, और 1979 में इनकी सरकार गिर गई। जब 1979 में इनकी सरकार गिर गई तो उस समय भारत के जो करंट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने अपने अधिकारों का, अपने पावर का, अपने विवेक का, कंसाइंस का उपयोग करते हुए इन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकता है। अब किसी भी व्यक्ति को जब वो प्रधानमंत्री अपॉइंट करेगा तो उसके लिए एक प्रोविज़न ये है कि विद इन 1 मंथ, मतलब 1 माह के भीतर उस व्यक्ति को संसद में बहुमत या मेजॉरिटी को प्रूव करना जरूरी है। अगर नहीं कर पाए तो ये अपने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री का अपॉइंट करेंगे, जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, मगर अगर
किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति, जो कि लोकसभा में सबसे बड़ा दल होगा, उस व्यक्ति को या उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुला सकता है और उसको विदिन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना है। एक कंडीशन और भी आती है जब राष्ट्रपति की भूमिका होती है। वो कंडीशन जो है हमारी, मान लीजिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा से न्यूज़ में देखते हैं, समाचार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री या राज्यों में चीफ मिनिस्टर बनने वाला रहता है, तो आप लोगों ने हमेशा चर्चा में देखी होगी कि या बचपन से हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं कि भाई जिसके पास ज़्यादा राज्य में विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके पास ज़्यादा आपके सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। और एक जनरली प्रोसेस होती है कि जो भी पार्टी का मुखिया बनेगा, जो भी पार्टी का मुखिया प्रधानमंत्री या राज्य में चीफ मिनिस्टर बनेगा, उस पार्टी के पूरे नेता सर्वसम्मति से विधायक उसको चुनेंगे और वो राष्ट्रपति के पास भारत में और राज्य में राज्यपाल के पास जाएगा शपथ ग्रहण के लिए, समय लेने के लिए अपना पूरा समर्थन पत्र राज्यपाल को राज्य में और भारत में राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। मगर किसी व्यक्ति के पास अगर कोई व्यक्ति जो पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री और ख़त्म हो गया या मर गया या इन केस कोई भी आपका हादसा हो गया, तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं और बाद में जो भी फॉर्मेलिटी उसको पूरी किया जा सके। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह, जो कि उस समय के करंट आपके राष्ट्रपति थे, भारत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पावर का उपयोग करते हुए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया और बाद में कांग्रेस पार्टी ने पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा करके इन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। मतलब 2 कंडीशन ये यहाँ पर बताई जा रही है कि या तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी मेजॉरिटी का नेता हो तो उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए बुलाएगा, शपथ दिलाने के लिए बुलाएगा और उसको 1 महीने का समय देगा। और थर्ड कंडीशन जो आपकी आ रही कि अगर कोई प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मर जाता है या कोई कंडीशन हो जाती है या कुछ आपका इंसिडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बुलाकर शपथ दिला सकता है। 1980 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। ध्यान रखिएगा, भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो न्यायपालिका हमेशा से निर्णय देने के लिए जानी जाती है। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और डिसीजन में दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कहा था, उच्च न्यायालय ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पहले मेजॉरिटी का अर्थ यहाँ पर बहुमत, पहले बहुमत को सिद्ध करे बाद में उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति को ये पावर है, प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए बुला सकता है और प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद उसे बहुमत सिद्ध करने का मौका दे। और ऐसा भी राष्ट्रपतियों ने किया है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। 1979 में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उनको भी इसी प्रकार का मौका दिया गया था। 1989 में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह राष्ट्रीय मोर्चा के सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में HD देवगौड़ा ये भी प्रधानमंत्री बने थे, ये भी पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में इन्होंने मेजॉरिटी को प्रूव किया। मतलब ये जो केस आपको मैंने बताया है, ये केस हमारे साफ साफ बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके अकॉर्डिंग भी प्रेसिडेंट ने कार्य किया है। अब बात ये आती है कि सर क्या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? अब कोई व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम लोगों के मन में मानसिकता है और हम पूरा भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। मानसिकता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये आती है कि भाई जैसे संविधान हमें वैसे कार्य करना है। मगर बात यह है कि हमारी पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जैसे ब्रिटेन में भी आपके 2 सदन हैं, हाउसेस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है और भारत में भी लोकसभा एंड राज्यसभा है। अगर किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर होना कंपलसरी होता है। मगर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया था कि जरूरी नहीं है
कि कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने तो वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ही हो। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो जो कि किसी पार्टी के द्वारा चुना जा रहा हो। अब किसी पार्टी के द्वारा चुने जाने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि 273 सीट किसी पार्टी के पास आ गई है और 273 में से वो पार्टी उस 273 में से किसी व्यक्ति को नहीं चुन रही है, सिलेक्ट कर रही है, ना कि राज्यसभा में से ले रही है, मगर वो तीसरे ही किसी व्यक्ति को बुला रही है, तो उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो 1997 के जजमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, मगर उसके लिए भी एक प्रोविज़न किया गया है कि 6 महीने के भीतर विद इन 6th मंथ में उस व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का मेंबर बनना कंपलसरी है। यहाँ पर फिर आपको एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मगर 6 महीने के भीतर भीतर उसे विद इन 6th मंथ में उसे दोनों में से किसी भी एक सदन का, एक हाउस का मेंबर होना कंपलसरी होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता सकता हूँ कि 2004 में मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो मनमोहन सिंह उस समय ना तो लोकसभा के मेंबर थे और ना ही राज्यसभा के मेंबर थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और राज्यसभा से सीधे राज्यसभा में पहुंचे और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। मतलब सेम कंडीशन यहाँ पर जो आपकी बताई जा रही है वो कंडीशन यही होती है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो उसके लिए एक आपका कंडीशन अप्लाई होती है, वो है कि 6 महीने के भीतर भीतर आप चुनाव जीत लो। मगर यहाँ पर एक पॉइंट आपको और भी बताना चाहूँगा कि अगर 6 महीने के भीतर जो इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में अगर वो प्रधानमंत्री जो कि बिना चुनाव लड़े बना था और 6 महीने के भीतर उसे चुनाव लड़ना था, अगर उसमें वो हार गया तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना भी ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से कि आप लोग प्रधानमंत्री की जो कंडीशन है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझे होंगे। थोड़े से पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा। अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दो मैंने ब्रिटेन के संसद के नाम लिखे, हाउसेस के नाम लिखे। भारत में अगर कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नहीं है अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो बन सकता है। 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ेगा दोनों में से किसी का। अगर चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनना चाहता तो भी दोनों में से किसी का, मतलब ऑप्शन खुले हुए हैं। मगर ब्रिटेन में अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो उससे सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होना कंपलसरी है और किसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पर यह है कि ब्रिटेन में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो उसे सिर्फ एक हाउस का ही मेंबर होना है, मगर भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऑप्शन उसके लिए खुले हुए हैं। आर्टिकल 75 क्लोज 2, इसमें एक प्रोविजन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति मिनिस्टर इन काउंसिल को अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर राष्ट्रपति मिनिस्टर इन काउंसिल में कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये कैसे मालूम चलेगा कि सर मिनिस्टर इन काउंसिल क्या होती है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, फिर इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। मिनिस्टर इन काउंसिल का अर्थ जो है जिसमें कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये तीनों ही मंत्री आपके इंक्लूड होते हैं जिसे मिनिस्टर इन काउंसिल कहा जाता है। राष्ट्रपति मिनिस्टर इन काउंसिल को अपॉइंट करेगा, मगर किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की। अगर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं देते हैं और राष्ट्रपति चाहे कि मैं उस व्यक्ति को मिनिस्टर इन काउंसिल में ले लूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनना है, स्टेट मिनिस्टर बनना है, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस कंपलसरी होती है। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर क्या होता है और स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, भारत में कुछ ऐसे प्रमुख विभाग हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिनको चलाने के लिए कुछ योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं होम, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन,
ऐसे आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट सिर्फ हमें नाम से लगते हैं छोटे, मगर इन डिपार्टमेंट का होता है कार्य बड़ा। अगर होम डिपार्टमेंट का अगर मैं किसी एक व्यक्ति को बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे जो करंट के होम मिनिस्टर है वो हैं राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह के पास जो डिपार्टमेंट है इसे इंटरनल अफेयर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये डिपार्टमेंट तो है नाम से छोटा, मगर इसका कार्य बहुत बड़ा है। तो जो एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, मतलब अपने विभाग का प्रमुख होता है, उसे हम लोग जनरली कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। क्या कहेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। मगर जो व्यक्ति इस डिपार्टमेंट में इस मिनिस्टर के अंडर में कार्य करता है, अंडर का अर्थ होता है इसकी सहायता के लिए। अब सहायता के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो होम डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट है बड़ा, मगर इस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको बोलते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर। मगर इस डिपार्टमेंट के काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो आवश्यक है। तो जो इस विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसे हम सपोर्टिंग स्टाफ भी बोल सकते हैं या अंडर में कार्य करने वाले भी बोल सकते हैं, मगर इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इसे बोला जाता है स्टेट मिनिस्टर। राज्य मंत्री जो रहता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में कार्य करता है, मतलब अधीन में कार्य करता है या अधीनस्थ कार्य करता है। मतलब ये स्वेच्छा से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, मतलब इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? कैबिनेट मिनिस्टर के प्रति। अगर होम डिपार्टमेंट पर कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए सबसे पहला जो व्यक्ति जो इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करवा सकता है या बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सकता है वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर है। और स्टेट मिनिस्टर क्या है सर? इसके सपोर्टिंग स्टाफ में, मतलब कैबिनेट मंत्री हेड ऑफ डिपार्टमेंट, स्टेट मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में या अधीनस्थ होकर कार्य करता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ध्यान रखिएगा बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे ये इन डिपार्टमेंट के जो मैंने आपको नाम बताया, होम, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन, ये सब डिपार्टमेंट आपके बड़े हैं। तो इसमें जनरली आप देखते होंगे होम डिपार्टमेंट में जैसे राजनाथ सिंह, तो इनके आपके स्टेट मिनिस्टर भी मिल जाते होंगे। हंसराज अहीर आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, किरण रिजिजू इनके गृह राज्य मंत्री। डिफेंस है आपकी निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी अगर डिफेंस स्टेट मिनिस्टर देखेंगे तो आप देखेंगे सुभाष भामरे। फाइनेंस में जैसे आपका देखेंगे तो फाइनेंस में भी आपके बहुत सारे नाम हैं, अरुण जेटली हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके बाद फॉरेन में अगर आप देखेंगे तो फॉरेन में सुषमा स्वराज कैबिनेट मिनिस्टर है। फॉरेन के स्टेट मिनिस्टर देखेंगे जनरल वीके सिंह हैं और एमजे अकबर हैं। मतलब ये यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो डिपार्टमेंट आपका मुख्य है, प्रमुख है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर है, सपोर्ट में आपके स्टेट मिनिस्टर है। मगर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो तो ना ज़्यादा बड़े होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे, उनको डिपार्टमेंट को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब वो एक व्यक्ति कौन हो सकता है और डिपार्टमेंट कैसा हो सकता है, तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे लेबर, अब लेबर जो डिपार्टमेंट है इसको बोला जाता है श्रम। अब श्रम डिपार्टमेंट अगर है तो ये ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, तो इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक व्यक्ति ही आपका इंपॉर्टेंट है, वो इसको हैंडल कर सकता है। ऐसा डिपार्टमेंट जिसका कि ना तो कोई राज्य मंत्री हो ना कोई कैबिनेट मंत्री हो, किसी एक व्यक्ति के पास दिया जाता हो और उस डिपार्टमेंट का फुल पेस चार्ज उस व्यक्ति के पास हो, इसीलिए उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है इंडिपेंडेंट चार्ज के नाम से, स्वतंत्र प्रभार। मतलब आप अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हो, आप अपने विभाग का जो निर्णय लेना है आप ले सकते हो। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा वापस से मैं थोड़ा सा बैक पे जाता हूँ, वापस पे उसी पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सर मान लीजिए कि भाई हमारे पास 273 सांसद हैं, अब 273 पूरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, अगर आप बोलेंगे कि भैया मुझे मंत्री बनाना है तो कोई मना करेगा क्या मुझे मंत्री नहीं बनना है? सभी खड़े हो जाएंगे मंत्री बनने के लिए। अब उस कंडीशन में क्या किया जाए कि मंत्री बनेगा कौन? तो उस कंडीशन में जो आपके मंत्री बनेंगे वो आपके होंगे, कितने सदस्य संख्या होगी जो मंत्री बनेंगे? तो 91 संविधान संशोधन 91 अमेंडमेंट संशोधन 2003 करके एक व्यवस्था दी गई। वो व्यवस्था ये थी कि किसी भी लोकसभा में या कोई भी सरकार अपने कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकती। मतलब
राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर रहा है प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतने ही मंत्री का नाम बताएं जितने कि 15% के क्राइटेरिया में आते हैं। अगर एक मंत्री भी एक्स्ट्रा होगा तो भले प्रधानमंत्री के एडवाइज है, मगर राष्ट्रपति उसको अपॉइंट नहीं करेगा। मतलब लिमिटेशन जो दी गई है वो है 15% पूरे आपके टोटल मेंबर का। ठीक है, ये पॉइंट आपका हुआ क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट आपका थोड़ा सा और भी आता है यहाँ पर, मंत्रिपरिषद जैसा कि आपने सुना, इस स्टेट मिनिस्टर क्लियर हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर क्लियर हुआ, इंडिपेंडेंट चार्ज क्लियर हुआ। एक पॉइंट आता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या होता है, किस टाइप से वर्क करता है। मंत्रिमंडल को हम लोग जनरली बोलते हैं कैबिनेट, और मंत्रिपरिषद जो है आपकी, इसको बोला जाता है मिनिस्टर इन काउंसिल। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर और एक और आपके सब मिनिस्टर जिसको कि अब अपॉइंट नहीं किया जाता, ये सब इंक्लूड रहते हैं। मतलब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 15% टोटल मेंबर का, तो उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, मिनिस्टर इन काउंसिल, जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पर, प्रधानमंत्री की। एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में बोला जाता है कैबिनेट। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं जो कि कोई भी डिसीजन या फैसला सरकार की तरफ से लेते हैं और राष्ट्रपति के पास अपने लिए हुए फैसले को भेजते हैं। अब मंत्री, जैसे अभी आप लोगों ने या पहले भी पॉलिटी पढ़ी होगी या ये वर्ड को आपने सुना होगा कि सर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, एक बार रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, मगर पुनर्विचार के बाद अगर वो वापस याचिका आती है तो उसे राष्ट्रपति को मानना कंपलसरी होता है। तो वो कौन भेजता है, किसके पास भेजता है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति को जो सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद तो है, मगर राष्ट्रपति को जो एडवाइस देती है, जो राष्ट्रपति पर रिकमेंडेशन करती है, अनुशंसा करती है, वो कैबिनेट करती है, मंत्रिमंडल जिसे बोला जाता है। अब कैबिनेट करती है तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसमें एक प्रोविज़न किया गया था। इसमें प्रोविज़न ये था कि अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास कोई भी रिकमेंडेशन भेजती है तो उसे प्रेसिडेंट को मानने के लिए, वो प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए ऑब्लिगेट है या बाध्यकारी है। मतलब कैबिनेट जो भी मंत्रिमंडल जो भी रिकमेंडेशन भेजेगी उसको राष्ट्रपति मानेगा। मगर 46th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में एक प्रोविज़न किया गया कि राष्ट्रपति, कैबिनेट, अब ध्यान रखिएगा सर मैं यहाँ पर एक वर्ड बोल रहा हूँ कैबिनेट, मतलब कैबिनेट जो वर्ड है वो मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में प्रोविज़न किया गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट की रिकमेंडेशन को मानने के लिए ऑब्लिगेट नहीं है, वो वापस से पुनर्विचार, रिकॉन्सिडरेशन के लिए उसको वापस भेज सकता है। मगर मान लीजिए कि वापस भेजने के बाद अगर कैबिनेट ने उसी रिकमेंडेशन को वापस से राष्ट्रपति के पास भेजा, प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्यकारी है। प्रेसिडेंट को उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए उस रिकमेंडेशन को मानना ही पड़ेगा। मतलब 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के पास अगर राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल कोई भी रिकमेंडेशन भेजता था तो राष्ट्रपति को मानना पड़ता था। मगर 46th अमेंडमेंट 1978 में प्रोविज़न किया गया कि राष्ट्रपति किसी भी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो कैबिनेट के पास वापस से पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मगर कैबिनेट ने अगर उसी रिकमेंडेशन को वापस से राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। मतलब मंत्रिमंडल, मतलब कैबिनेट और मिनिस्टर इन काउंसिल, इसमें अर्थ आपको समझ में आ गया। मिनिस्टर इन काउंसिल पूरे मंत्रियों का समूह होता है जिसमें 15% मंत्री शामिल होते हैं, और कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री हर वीक कैबिनेट की मीटिंग लेता है, उस कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट मंत्री साथ इंक्लूड होते हैं। मगर कुछ कंडीशन में इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्रियों को भी बुलाया जाता है
उस कंडीशन में जब बुलाएंगे जब इनके पास फुल प्लेस पावर दिया जाता है। अगर ये इंडिपेंडेंट चार्ज ही हैं मगर पावर इनके पास लेकर प्रधानमंत्री ने किसी कैबिनेट मंत्री को देकर रखा हो तो उस कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वैसे वर्तमान की स्थिति में कैबिनेट मंत्री और इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ये दोनों ही आपके कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा हर हफ्ते बुलाई जाती है। ये प्रधानमंत्री का स्वेच्छाधिकार है कि कब बुलाएं कब नहीं बुलाएं। इतनी पॉइंट क्लियर।